गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेश इंस्टीट्यूट। आज का हमारा विषय है निर्वाचन। आज के हमारे विषय निर्वाचन में तीन मुख्य विषय हैं, जिसमें निर्वाचन व्यवस्था, चुनाव तंत्र और चुनाव प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो समझ ना आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला टॉपिक हमारा निर्वाचन व्यवस्था, जो हमारे संविधान में 15वें अनुच्छेद यानी कि 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक दे रखा है। इससे संबंधित जो भी कानून उपबंध हैं वो सारी बातें हमारे 15वें भाग संविधान के अनुच्छेद 324 से और 329 तक में दे रखा है। हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान अनुच्छेद 324 देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। यानी कि 324 अनुच्छेद के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। ये जिम्मेदारी संविधान के अनुच्छेद 324 की बनती है उसकी कि वह ऐसा निर्वाचन आयोग बनाए जो एकदम निष्पक्ष हो, एकदम स्वतंत्र हो, ताकि उसको कोई समस्या ना आए चुनाव व्यवस्था संभालने में, जिसमें हमारे प्रमुख एक होते हैं निर्वाचन आयुक्त और दो उनके सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो समस्याओं में उनका साथ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद तथा प्रत्येक राज्य संसद तथा प्रत्येक राज्य विधायिका के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए। इस प्रकार संविधान के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग मतदाता सूची की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, जो देश के विभाजन को बढ़ावा देती है। यानी कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज मतदाता सूची हुआ करती थी, उसको बांट के यानी कि उसको एक करके एक मतदाता सूची बनाई जाएगी, और जो हमारे देश में चल रही है। ये हमारे देश को जो अलग करने की स्थिति है कि हमारे क्षेत्र की है, हमारे इलाके की है मतदाता सूची, उसको छोड़ के हम ये बोलेंगे कि हमारे देश की है ये मतदाता सूची। यानी कि ये जो भावना है वो देश के बंधुत्व को आगे बढ़ाएगी, जो हमारे मौलिक अधिकार में आता है। तो ये जो बात कही गई है संविधान में, ये किस लिए कही गई है? ताकि हमारा देश अलग ना हो के एकजुट रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नामित होने के लिए केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा इनमें से किसी एक के आधार पे अपात्र नहीं हो सकता। मतलब ये है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पे ना ही किसी को चुनाव लड़ने का मौका आसानी से मिल जाता है और ना ही किसी से ये मौका छीना जाता है। वो उसकी योग्यता पे अनुसार है कि जो चुनाव आयोग यानी कि संविधान के अनुसार जो आयुक्त बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, अगर वो व्यक्ति उस आधार पे सही है तो वह चुनाव लड़ सकता है। उसके धर्म, उसके नस्ल, उसकी जाति और उसके लिंग के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ना ही उसको फायदा मिलेगा, ना ही उसको नुकसान होगा। सारा समान होगा, सभी के लिए समान होता है ये अधिकार। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय नागरिक तथा 18 वर्ष की आयु का है निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसको वोट डालने का अधिकार हो जाता है। उसको ये अधिकार होता है कि वो अपनी मनपसंद पार्टी, अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दे सके और ये सिद्ध कर सके कि हम भी देश के नागरिक हैं और
देश की गतिविधियों में अपना योगदान भी वो दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि 18 वर्ष की आयु के बाद वह व्यक्ति मत दे सकता है। सार्वभौमिक अधिकार का अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है 18 वर्ष होते ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद उन सभी व्यवस्थाओं का उपबंध कर सकती है जो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन मतदाता सूची को तैयार निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन तथा सभी मामलों को संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। संसद उन सभी मामलों पर कार्य कर सकती है जो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के मतदाता सूची से संबंधित है। उस राज्य में चल रहे हर काम के वो ध्यान रख सकती है अगर वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो। अगर संविधान के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता तो वो नहीं कर सकती। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? संविधान पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधायिका भी स्वयं के निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों में मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में अथवा संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मामलों में उपबंध बना सकती है। वही बात है, परंतु केवल उन्हीं मामलों को उपबंध बना सकती है जो संसद के कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में यह है, वह केवल संसदीय विधि के अनुरूप रक्त कोष को सकते हैं और उस पर अभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो राज्य विधायिका है वह बस वही कार्य कर सकती है जो संसद के कार्य क्षेत्र में ना आता हो। अगर वो आता होगा तो वो नहीं कर सकती है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं इसी बात पे हम। साधारण घोषणा करता है, यानी कि हमारा संविधान घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन यानी कि सीमा निर्धारित करना तथा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित संस्थानों से संबंधित विधियों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस कहने का मतलब यह है कि मतदाता सूची पर मतदाता आयोग यानी कि चुनाव आयोग के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता अगर वो संविधान के दायरे में है तो। अगर ऐसा कुछ है जो संविधान के दायरे से बाहर जा रहा है तो जनता उस पर आरोप लगा सकती है, अपना विरोध जता सकती है, हर वो काम कर सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधायिका के निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। केवल निर्वाचन याचिका के जो ऐसे पदाधिकारियों ऐसे तरीके से प्रस्तुत किए जाए जिसका उपबंध उपयुक्त विधायिका ने नहीं किया हो। 1966 के चुनाव याचिका पर सुनवाई अकेले उच्च न्यायालय करता है, किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र के बल उच्चतम न्यायालय में है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य विधायिका कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकती, बिल्कुल नहीं उठा सकती। इस मामले में सिर्फ उच्च न्यायालय 1966 में जवाब दे सकते थे, लेकिन हम आज इसको अपील कर सकते हैं। अगर हमें कुछ गलत लगता है कि उन्होंने चुनाव गलत तरीके से लड़ाया तो हम अपील कर सकते हैं, लेकिन कोई डायरेक्टली उन पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 323 का विधायिका संसद तथा विधायिका को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। यह ऐसे विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में उच्च न्यायालय के विशेष अवकाश अपील अधिकार क्षेत्र को छोड़कर
बाहर रखने का भी उपबंध करता है। अभी तक ऐसे किसी अधिकरण का गठन नहीं किया गया या यह जानना आवश्यक नहीं है कि चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया है कि यह उपबंध असंवैधानिक है। यदि किसी समय ऐसा कोई अधिकरण गठित किया जाता है तो इससे निर्णयों में विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप अपील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव तंत्र के 7 रूप हैं, यानी कि 7 पड़ाव हैं। चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले है भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का अधिसरण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। भारत निर्वाचन आयोग एक 3 सदनीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 उसके सहायक हैं। तो ये बात बता रखी है कि जो हमारे संविधान के अनुसार अनुच्छेद 324 के अनुसार हमारा जो निर्वाचन मंडल निर्वाचन आयोग है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लोकसभा और राज्य विधानसभा, जिसमें प्रमुखता एक ही हमारा आयुक्त होता है, 2 उसके सहायक होते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो मुख्य रूप से निर्वाचन से संबंधित कार्य करता है, यानी कि टिकट देता है, चुनाव चिन्ह देता है, नज़र रखता है, हर चीज़ जो है जो उस पर ध्यान रहता है, वो हमारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। उसके बाद जिला स्तर पे जो ये सारे काम करता है, यानी कि नज़र रखना, कार्य करना, चिन्ह देना, पार्टी का नामांकन देना, उम्मीदवार को आगे बढ़ाना, दैट मीन्स उसको उसका नामांकन पत्र स्वीकार करना, वेरीफाई करना, ये सारे काम धीरे धीरे जिले स्तर पे जिला निर्वाचन अधिकारी करता है और क्षेत्र के स्तर पे अध्यक्ष के अध्यक्ष पे मुख्य चुनाव अधिकारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव अधिकारी किसी संसदीय तथा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्य के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी उत्तरदायी होते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार संघीय क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा एवं संघीय चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव पदाधिकारी को नामित करता है। इसके अतिरिक्त भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा तथा संसदीय चुनाव के क्षेत्र में चुनाव अधिकारी के कार्य में सहयोग देने के लिए एक या अधिक सहायक चुनाव अधिकारियों की भी नियुक्ति कर सकता है। यानी कि जो चुनाव अधिकारी हैं जरूरत आने पे उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। चुनाव निबंधन पदाधिकारी तो संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची आदि को तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। यानी कि यही बताते हैं, यही दिखाते हैं, यही रिकॉर्ड रखते हैं, यही जनता को प्रदेश करते हैं कि ये हमारे नेता हैं जो आप इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं और इनका चुनाव चिन्ह ये है, इनकी पार्टी का नाम ये है, इनका नाम ये है, यहाँ से बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? चुनाव निबंधन अधिकारी या पदाधिकारी। आगे बढ़ते हैं। पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के सहयोग में मतदान केंद्र पर मतदान कार्य संपन्न कराता
है, यानी कि ये एक सहयोग अधिकारी होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। जो हमारे मुख्य हैं उनके असिस्टेंट होते हैं, जो फील्ड में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षक, इसके 6 पॉइंट हैं। भारत का चुनाव आयोग संसदीय तथा राज्य विधायिका के चुनाव के लिए सरकारी अधिकारियों का मनोनयन करता है। यह पर्यवेक्षक कई प्रकार के होते हैं: सामान्य, व्यय, पुलिस, जागरूकता, लघु स्तरीय पर्यवेक्षक और आखिर में सहायक पर्यवेक्षक। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में। सामान्य पर्यवेक्षक वो होता है जो आयोग चुनाव को सुधार या चुनाव आयोग को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त करता है, ताकि उसे कोई समझ ना आए, तो इसलिए वो अपना सहयोगी रखता है ताकि वह अपना काम ध्यान से कर सके। व्यय पर्यवेक्षक क्या होता है? सरकार सेवा से व्यय पर्यवेक्षक नियुक्ति किया जाते हैं, जिसका काम होता है कि उम्मीदवार के चुनाव खर्च पर कड़ी नज़र रखे। यानी कि सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कई लोगों को, कई समूहों को, कई जातियों को पैसे फ्री में बांटे जाते हैं, लालच दिया जाता है। उन सभी चीज़ों पे हमारा कौन ध्यान रखेगा? व्यय पर्यवेक्षक। आगे बढ़ते हैं। पुलिस पर्यवेक्षक, आयोग भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में राज्य तथा जिला स्तर पर तैनात करता है। यह चुनाव क्षेत्र की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है कि यह पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती से संबंधित सभी प्रगति हो गतिविधियों, प्रतिबंधों, कानूनों और व्यवस्था की स्थिति पर नज़र रखते हैं। यानी कि सुरक्षा से संबंधित कोई भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सहायक व्यय पर्यवेक्षक कौन होता है? व्यय पर्यवेक्षकों के अलावा सहायक व्यय पर्यवेक्षक भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किया जाते हैं। असिस्टेंट पहले नहीं हुआ करते थे, जो अब हो गए पिछले 7 साल से। आगे बढ़ते हैं। जागरूकता पर्यवेक्षक, आप नाम से समझ सकते हैं कि इसका काम होता है जागरूकता फैलाना, अपने अपने ज्ञान के बारे में दूसरों को बताना, ताकि आपका ज्ञान और बढ़ सके। आगे बढ़ते हैं। लघु स्तरीय पर्यवेक्षक, अब चुनाव जो कार्य होता है वो बहुत बड़े स्तर पे होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे काम भी होते हैं जो मुख्य आयुक्त ये काम नहीं कर सकता। कर नहीं सकता का मतलब है कि उस पर ऑलरेडी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो जो छोटे छोटे कार्यों पे ध्यान रखने के लिए कौन होते हैं? लघु स्तरीय पर्यवेक्षक। अब हम चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, जो 12 चरणों में समाप्त होती है। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको चुनाव प्रक्रिया के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। जिसमें पहला पॉइंट है हमारा चुनाव का समय। तो लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य विधानसभा के हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरे होने के पहले ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर सरकार लोकसभा के बहुमत खो देती है तथा किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना नहीं होती है, तो वो भंग कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। यानी 5 साल का समय अंतराल होता है चुनाव का। चुनाव कार्यक्रम, जब 5 साल का कार्यक्रम पूरे हो जाता है तथा विधायिका को भंग कर दिया जाता है और नए चुनाव की घोषणा होती है,
तब निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए अपने तंत्र को आयोग में लगाता है। आयोग चुनाव कराने के लिए अपने तंत्र को उपयोग में लाता है। संविधान यह उल्लेखनीय करता है कि भंग लोकसभा के अंतिम स्तर पर तथा नई लोकसभा के गठन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। फिर शपथ ग्रहण। अब जब चुनाव के बाद जब जो व्यक्ति उम्मीदवार चुनाव जीता होता है उसको चुनाव यानी कि शपथ ग्रहण दिलाई जाती है, जिसमें हमारी सरकार के नेता जो आज तक बने हैं उन सभी ने ये चीज़ की है। और ये जो है शपथ वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रियों से दिलवाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार। चुनाव होने से 1, 2, 3 महीने पहले चुनाव प्रचार बहुत ज़ोरों ज़ोरों से शुरू हो जाता है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार एक समय अंतराल में हमें प्रचार रोकना पड़ता है। हम अंत तक प्रचार नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। मतदान दिवस। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सामान्यतः मतदान की स्थिति अलग अलग होती है। ऐसी सुरक्षा प्रबंधनों को प्रभावी बनाने तथा मतदान की व्यवस्था से लगे लोगों को अनुसरण का पूरा अवसर देने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। आगे बढ़ते हैं। मतपत्र एवं चुनाव चिन्ह। यह उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चुनाव की अधिकारी तथा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की एक सूची बनाई जाती है तथा मतदान पत्र छुपाए मतपत्रों पर विद्वानों के नाम चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन की गई। तो इसमें हमें चुनाव चिन्ह और मतपत्र के बारे में बताया रखा है। मतदान प्रक्रिया। मतदान गुप्त होता है, सार्वजनिक स्थलों पे होता है, ऐसी जगह होता है जहाँ एक समय अंतराल में बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम। ईवीएम का नाम सभी ने सुना होगा, जिसके आने से हमारा समय बचा है, वोटिंग जल्दी हो जाती है और भ्रष्टाचार होने की उम्मीद बहुत कम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम अपने परिवार के संग समय बिता सकते हैं। चुनाव का पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए गए और लोगों ने अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनाव खर्च पर्यवेक्षक उम्मीदवार और बल के चुनाव खर्च की निगरानी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। मतगणना यानी कि मतों को गिनना। चुनाव के बाद मतों को गिनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे पोलिंग वाले और पोस्टर वाले दोनों ही चेक होते हैं। पहले पोस्टर वाले होते हैं ताकि गणना जो मुश्किल काम हो जाए और जो हमारे सपोर्ट मटेरियल से या फिर किसी भी बुक से या फिर किसी भी नेट वेबसाइट से कहीं से भी हमें कोई भी क्वेश्चन प्राप्त होता है या कोई भी हमने गणना की होती है तो यह मतदान समापन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जन्म माध्यमों के कवरेज।
चुनावी प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए माध्यमों का चुनाव प्रक्रिया से कवरेज प्रोत्साहित किए जाता है तथा भी मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव याचिका। कोई भी चुनाव करता है या लड़ता है तथा उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है यदि उससे यह विश्वास हो कि वह चुनाव जीत सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने उम्मीद की है और मैंने कोशिश की है कि आपका ये टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो सके। जो हमने पढ़ा है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।